झारखंड में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलने का आज जिस तरह से लगातार अखबारों में सुर्खियाँ है, संथाल परगना हो, चाहे आपके अन्य जो है लोकसभा क्षेत्र हो, समीक्षा बैठक हो रही है लगातार और लगातार जो है भाजपा के समीक्षा बैठकों में धक्का-मुक्की हो और या फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और हम देखेंगे ये भी चीज़ कि हमारे झारखंड में भाजपा अंतर्कलह में फँसी हुई है। इस बीच कैसे वो जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बैठक करेगी, ये भी एक बड़ा जो है संशय का विषय बना हुआ है। भाजपा अपने अंतर्कलह भी जो है निपट नहीं पा रही है। इन सब कारणों से लगातार जो है भाजपा चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ जेएमएम के नेता जो है उस पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ राजेश सर है और राजेश सर से जानना चाहेंगे कि संथाल परगना पाँचों आदिवासी सीट हारने के बाद जो है भाजपा के अंदर जो है मन-मुटावल जो है विधायकों का जिस तरह से सांसद के प्रति आरोप का दौर हो, चाहे सांसद प्रत्याशी सीता सोरेन का पूर्व मंत्री लुइस मरांडी पर विश्वासघात का आरोप हो, चाहे आपके जो है रणधीर सिंह विधायक सारठ विधायक पर आरोप लगाती है विश्वासघात का। ये कहाँ तक उचित आपको लग रहा है कि ये विश्वासघात हुई है दुमका लोकसभा में? क्योंकि लगातार सीता सोरेन चुनाव हारने चर्चा के तो कई लोग ये भी कर कि वो दोबारा जेएमएम में वापस आना चाहती है। तो क्या जेएमएम में वापस आ रही है सीता सोरेन? राजेश सर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जोहार मंजर और साझा भारत के दर्शकों को जोहार। इससे पहले कि आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, आप एक चीज देखें, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कल या आज जहां हो रहा था समीक्षा बैठक जिन संसदीय क्षेत्रों में, वहां पर जम के गाली गलौज और जम के जूतम पैजार हुआ है भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच। दरअसल 2-3 बातें समझने वाली है कि जब लगातार 10 साल आप सत्ता में रहते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं की जो मना स्थिति होती है और जब आपको ये मान लिया जाता है कि आप इनविंसिबल है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, वैसे हालत में जब आप कहीं हारते हैं और वो भी अपने आशाओं के अनुरूप नहीं, बहुत बुरी तरह से हारते हैं। ठीक है, सरकार बनी है वो अलग बात है, पर जो 400 पार का नारा था, 370 पार का नारा था, ये सारे के सारे नारे फ्लॉप हुए बड़ी बुरी तरह से, जिसके कारण कि आपस में जो गुटबाजी दिख रही है या आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो एक हताशा का स्थिति बताता है। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में जैसा कि देखा आपने कि सीता सोरेन ने तुरंत अपने भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों पर अटैक कर दिया कि भाई इन्होंने गद्दारी की है या इन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके कारण कि मैं चुनाव हारी। और ये इसलिए भी चिंता का विषय है भाजपा के लिए क्योंकि झारखंड की 5 आदिवासी सीटें वो हार चुके हैं। सिंहभूम का हो या लोहरदगा का हो या दुमका का हो, खूंटी का हो या राजमहल का हो, ये पांचों की पांचों सीटें हारे हैं वो। जबकि दूसरी तरफ देखें तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, सिर्फ इसलिए कि भाई वो एक आदिवासी चेहरा है और आदिवासियों के बीच में वो एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, तो उनका फायदा उठाया जा सके लोकसभा चुनाव में, और इसलिए लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। उसके बावजूद यदि हार होती है, और एक बात और, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं वर्तमान में भी, अभी इस्तीफा पता नहीं उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, पर मुझे जहां तक जानकारी है कि जामा से आज भी वो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे। सीता सोरेन को तोड़ के भाजपा में लाया गया था, तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था भाजपा का कि भाई शिबू सोरेन को परिवार को ही तोड़ दिया गया, और समझा जा रहा था कि बड़ा सीता सोरेन के जाने से फायदा होगा भाजपा को। पर मंजर, आप एक बात देखें और आप शायद इसका जवाब भी दे पाए कि सीता सोरेन जब भाजपा में गई
तो क्या उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता गया था? एक भी कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का भाजपा में उनके साथ नहीं गया था। सिर्फ सीता सोरेन और उनकी बेटी, और जो उनके चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो मोदी जी के चेहरे पर या मोदी जी के काम पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा ने काम किया, ये मुद्दा वहां नहीं चल रहा। वहां पर जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि शिबू सोरेन के परिवार पर अटैक करना। वहां पर सीता सोरेन के भाषणों में अक्सर ये होता था कि भाई मैं बड़ी बहू हूं, मुझे अधिकार नहीं मिला, इस तरह की बातें होती थी। पर आप सच्चाई देखें तो सीता सोरेन को विधायक बनाया किस पार्टी ने था? स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के देहावसान के बाद उनको विधायक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही बनाया था। उसी गुरुजी ने बनाया था, उसी हेमंत सोरेन ने बनाया था जिस पर ये अटैक कर रही थी। अब बात यह है कि हारने के बाद एक तो ये इनका ये सोच था कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता और 400 पार का नारा ये उन्हें वैतरनी पार करा देगा, पर वैसा हुआ नहीं। तो अब इनको लग रहा है कि भाई मेरा भविष्य क्या होगा भाजपा में और जिस तरह से आपस में इन लोगों का सर फुटौल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जामा से सीता सोरेन का टिकट भाजपा काट। तो अब अगर ये उनको एहसास हो गया है तो उनका प्रयास होगा कि किसी तरह से वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएं, कम से कम जामा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका तो मिले उन्हें। क्योंकि जो भी रणधीर सिंह पर आरोप लगाया गया या लुइस मरांडी पर आरोप लगाया गया, देखा जाए तो रणधीर सिंह के विधानसभा क्षेत्र में 1 या 1.5 हजार का ही अंतर था। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज्यादा लीड नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीतने का सबसे बड़ा कारण रहा जामताड़ा, जहां पर कि 35,000 से ज्यादा वोटों का लीड मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और ये क्रेडिट जाता पूरी तरह से इरफान अंसारी। इसमें अगर कोई ये बोल दे कि नहीं किसी और का कारण नलिन सोरेन जीते हैं वहां, तो ये बेमानी होगा। क्योंकि जामताड़ा में ही जो लीड मिला वो बाकी सारे लीड पर भारी पड़ा। दुमका सदर, दुमका जो कि एक रिजर्व सीट है जहां से लुइस मरांडी पहले विधायक रह चुकी है, वहां पर भी भाजपा को लीड मिला। तो इस जो हमारे रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर है नाला विधानसभा के, वहां पर भी भाजपा को लीड मिला। तो हार का कारण एक तो रहा इरफान अंसारी ने जी जान से अपने इलाके में काम किया और वो सारा वोटों को ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे, जिससे कि लीड मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। दूसरी बात कि सीता सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी कार्यकर्ता गया नहीं, जिसके कारण कि भाजपा का जो पहले से वोट बैंक था उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। दूसरी बात कि सुनील सोरेन का टिकट काट करके आखिरी समय में सीता सोरेन को भाजपा में शामिल किया गया और उनको टिकट दिया गया, इसका भी एक प्रभाव पड़ा और इनकी हार हुई। ये तो हो गया दुमका का। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी आदिवासी सीट पर भाजपा नहीं जीत पाई है, और झारखंड आदिवासी प्रदेश है, यहाँ पर 28 विधानसभा की सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो वो बड़ी बात है, और इसके कारण जो आपस में इन लोगों का जो खींचतान चल रहा है, प्रश्न बाबूलाल मरांडी पर भी उठेंगे, क्योंकि वो आदिवासी नेता है, आदिवासी चेहरा है। उसके बावजूद अगर आदिवासियों का वोट वो भाजपा के तरफ खींच नहीं पाए तो ये उनकी असफलता मानी जाएगी। खूंटी से अर्जुन मुंडा हारे, जो कि आदिवासी कल्याण मंत्री तो थे ही, साथ ही साथ उनके पास प्रभार था कृषि मंत्री, और देखा जाए तो कृषि मंत्री का प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर जब विधानसभा में चले गए थे मध्य प्रदेश में, उसके बाद इनको दिया गया, क्योंकि ये मोदी जी के काफी करीबी थे। और उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी हार भी एक बहुत बड़ी हार। पिछले बार भी वो जीते थे तो मात्र 1300 कुछ वोटों से जीते थे, 1300 या 1,500 वोटों से उनकी जीत हुई थी, और किस तरह से हुई थी वो एक अलग विषय है, और उस पर बात करेंगे तो फिर डिबेट में डाइवर्ट हो जाएगा हम लोग के मुद्दे से। पर हालत ये है कि बड़े बड़े आदिवासी नेता हारे हैं भाजपा के, और आदिवासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद किसी भी आदिवासी सीट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है भाजपा। जी
जी आपने कहा कि जामा विधानसभा में भाजपा टिकट काट सकती है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है सीता सोरेन ने कि मेरी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेगी और जो है अब ये कहा जा रहा है कि अब लोकसभा के ही प्रत्याशी रहेगी सीता सोरेन या फिर राज्यसभा भी जा सकती है। क्योंकि भाजपा इन पर दांव खेल सकती है विधानसभा चुनाव में क्योंकि सोरेन परिवार से इस बार जो है भाजपा चुनावी रणनीति में उतरना चाहती है, हालाँकि वो हार गई सीता सोरेन दुमका से, तो ये अब थोड़ा-सा जो है स्थिति परिस्थिति बदल गई है और बाबूलाल मरांडी पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि 5 जो है आरक्षित सीट जो है हार गई भाजपा, उसके बाद जो है आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष रहने का कोई मतलब नहीं है। जब आप आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बना के क्या फ़ायदा हुआ भाजपा को? कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। फिर क्या एक बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन करेगी भाजपा या फिर आदिवासी कार्ड ही खेलेगी भाजपा? जी। देखिए आप पिछली बार जो इन्होंने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, बनाया कब था इस पर ध्यान दें। उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। जब रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब भाजपा आजसू गठबंधन के पास 41 से ज्यादा सीटें हुई, तब उन्होंने एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर भाजपा पहले ये ऐलान कर दे कि एक गैर आदिवासी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है झारखंड में, तो 28 सीटें जो है आदिवासी के लिए आरक्षित, उसमें से शून्य मिलेगा। रघुवर दास को जब मुख्यमंत्री बना के दोबारा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो 28 में से मात्र 2 सीटों पर ये जीते थे। और अगर पहले से ऐलान इस बार करके लड़ते हैं कि एक गैर आदिवासी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो वो 28 का शून्य आएगा। और अगर 81 में से 28 सीटें माइनस कर दें हम लोग, तो बचती है 53 सीटें। क्या 53 सीटें लड़ के 40 से 41 सीटें जीत पाएगी भाजपा गठबंधन? वैसे हालत तो मुझे नहीं लगता है, उतना ताकत तो मुझे नहीं लगता है झारखंड में इनके पास है, क्योंकि लोकसभा में इनकी सीटें पिछले बार से घटी हैं, बड़े बड़े इनके सूरमा हारे हैं। तो उस हालत में ये अगर ऐलान करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और यदि ये मंशा इनकी है कि भाई चुनाव के बाद या चुनाव के पहले बाबूलाल मरांडी को हटा करके किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो मुझे लगता है कि वो रणनीतिक रूप से सही नहीं होगा। कम से कम कहने के लिए ही सही, तुम बाबूलाल मरांडी आदिवासी चेहरा तो है, किसी गैर आदिवासी को अगर आप बना देते हैं तो आपके पास तो बोलने के लिए भी नहीं रहेगा। और जो ज्यादातर जो गैर आदिवासी हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उतना प्रभाव वाला कोई नेता भाजपा में, झारखंड राज्य में भाजपा कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि राज्यव्यापी प्रभाव रखता हो, जिसके चेहरे पे या जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना करके भाजपा चुनाव लड़ सके। एक बात और, राज्यसभा का तो मुझे नहीं पता सीता सोरेन को भेजा जाएगा या नहीं, पर जयश्री सोरेन लड़ेंगी जामा से, ये ऐलान सीता सोरेन ने किया है। भाजपा का ये आधिकारिक ऐलान नहीं है, ये समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि भाजपा का संगठन या भाजपा जिस तरह से काम करती है, उसमें अगर आज कोई आदमी, कोई नेता ये बोल दे कि मैं मोदी जी का उत्तराधिकारी हूं, तो आप समझ लीजिए उसका करियर समाप्त है। ठीक उसी तरह जब आप किसी सीट पे पहले दावा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको टिकट भी नहीं मिलेगा और आपका स्थिति वहां गंभीर है, और हो सकता है कि पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई भी करे। हालांकि झारखंड भाजपा में उतनी ताकत अभी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जब भाजपा में पहले ऐलान करने वाली परिपाटी नहीं है, यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी भी ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां से लड़ेंगे, तो सीता सोरेन ने कैसे ऐलान कर दिया कि जामा से जयश्री सोरेन लड़ेंगी? जी जी ये एक सवाल है जो आपने कहा कि बीजेपी ने ऐलान नहीं किया बल्कि सीता सोरेन ने ऐलान, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि सीता सोरेन की जगह पर जयश्री लड़ेगी चुनाव, क्योंकि सीता सोरेन ही वहाँ विधायक प्रत्याशी होती। अगर जेएमएम से चुनाव लड़ती या बीजेपी से चुनाव लड़ती या अन्य पार्टी से चुनाव लड़ती तो सीता सोरेन, लेकिन सीता सोरेन ने विधानसभा चुनाव लड़ने से अब इनकार कर दिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सवाल आपसे पूछा
कि क्या सीता सोरेन जो है राज्यसभा जाएगी? जी। हाँ नहीं, सही है, आपका कहना एकदम सही है कि सीता सोरेन वहां पर नेचुरल कैंडिडेट है, लेकिन अब जो इस तरह का सिर फुटौल हो रहा है, संगठन पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ सारठ विधायक और दुमका की पूर्व विधायक लुईस मरांडी पर ही आरोप लगाया गया हो, ऐसा नहीं है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य स्तर के जो नेता हैं, राज्य का जो नेतृत्व है, उसने भी हमारे साथ गद्दारी की। तो ये सारी बातें अगर देखी जाए तो मुझे आज ये पहले के परिप्रेक्ष्य में देखे तो ये गारंटी था कि सीता सोरेन या उनकी बेटी जामा से लड़ेंगी, पर अब जिस तरह का सिर फुटौल मच रहा है, तो पहले तो सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगी या नहीं आएंगी, अब बात इस पर चल रहा है। वो जामा से लड़ेंगी भाजपा के टिकट के अंतर्गत या नहीं, ये तो बड़ी दूर की बात है। जी, आपने सिर फुटौल और जो धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं वो शायद देवघर में हुई थी, और देवघर में प्रदीप साहू जो है पार्टी के संगठन चलाने वाले, वो गए थे समीक्षा बैठक में, और वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का पता लगाने गए थे कि कहाँ हम मजबूत है, कहाँ कमजोर है। इसी बीच जो है नारायण दास जो है देवघर के विधायक के समर्थकों पर ने वहां और निशिकांत दुबे के समर्थकों के बीच झड़प हो जाती है, और जो है नारायण दास के टिकट काटने की मांग करने लगे जोर जोर से। इस बीच जो है प्रदीप साहू के बॉडीगार्ड ने दोनों पक्षों को वहां से हटाया, और फिर जो है धक्का मुक्की हो, चाहे पार्टी में टिकट काटने का हो, ये लगातार ये आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे के समर्थक कि ये चुनाव में हमें साथ नहीं दिए, मन लगा के साथ नहीं दिए, जबकि नारायण दास का कहना है कि हमने भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचाया देवघर में। तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि वर्तमान विधायक नारायण दास और निशिकांत दुबे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संथाल परगना की राजनीति में भाजपा टूट की स्थिति में है, चाहे वो दुमका हो, चाहे गोड्डा हो, चाहे राजमहल हो। राजमहल में आप देखेंगे कि ताला मरांडी बहुत जमानत जब्त उनकी स्थिति जैसी हो गई थी, और बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो वहाँ तो जाहिर है कि वो बहुत फाइट में है ही नहीं। फाइट में अगर है तो दुमका और गोड्डा। गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे की इस बार जिस तरह से किसी तरह नाव निकली है, ये नहीं कहूँगा कि पूरी बेहतरीन तरीके से निकली है। कहीं न कहीं प्रदीप यादव की कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। लेकिन प्रदीप यादव ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, तो आखिर तक ये कहा जा रहा था कि जो है प्रदीप यादव चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन देवघर की जनता ने उन्हें पुनः साथ दिया, क्योंकि देवघर एम्स की स्थापना हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे हवाई अड्डा का हो, चाहे अडानी प्रोजेक्ट का हो, तो इन सब मुद्दों पर लोग वोटिंग किए, पैसेंजर ट्रेन के मुद्दे पर वोटिंग किए, क्योंकि निशिकांत दुबे जाहिर है कि वो मुद्दों पर जो है चुनाव वहाँ पर लड़े हैं, और वो लगातार मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के जितने सांसद हैं, पिछले जो है सत्र के, पिछले जो है समय के 19-24 के सत्र के, उसमें से सबसे अच्छे परफॉर्मेंस निशिकांत दुबे का था। निशिकांत दुबे ने हर बड़ी परियोजना अपने क्षेत्र में ले गए, और उसका उनको लाभ मिला। लेकिन वर्तमान जो है विधायक और उनके पार्टी के लोगों के बीच उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। तो ये कहा नहीं जा रहा है कि निशिकांत दुबे ज़्यादा ही ईगो में हैं कि हम तो अपने बलबूते पर चुनाव जीते। कहीं इस कारण तो वो पार्टी में तवज्जो नहीं दे रहे हैं अन्य विधायकों को या पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को। जी। ये एक बहुत वहां पे आम चर्चा है कि निशिकांत दुबे जब चुनाव लड़ते हैं तो संगठन को दरकिनार करते हैं, और वो अपना टीम लेकर के चुनाव मैदान में उतरते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना संगठन की ताकत के और बिना संगठन के मदद के आपका संसद का चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि नारायण दास के साथ जो व्यवहार हुआ, आपको याद होगा विधानसभा का वो मंजर, जब ये वहां धरना दिए हुए थे भाजपा के सारे विधायक, एक हनुमान मंदिर बनाने के लिए विधानसभा के कैंपस के अंदर एक हनुमान मंदिर बनाने के लिए इन्होंने धरना दिया हुआ था कि भाई मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए आपने रूम अलॉट किया है, तो हमारे लिए भी एक हनुमान मंदिर बनाइए। और उसमें ये लोग ढोल मंजीरा ये सब लेकर के बैठे हुए थे धरना पे।
उसमें जो सबसे ज्यादा झाल बजाया था वो नारायण दास ने बजाया था, और वो पूरा नाचते गाते पूरा खड़ा होकर के नाचे थे, सारे लोग बैठे हुए थे, ये पूरा झाल बजा रहे थे। पर लगता है कि अब भाजपा उनको बजाने लग गई है, और ये एक मानसिकता बताता है निशिकांत दुबे और उनकी टीम का, एक दलित के प्रति, जिसने की लीड भी दिलवाया उनको देवघर विधानसभा में, उसके बावजूद यदि उस विधायक के साथ गाली गलौज हो रहा है, उच्च वर्ग के लोग उनको कॉलर पकड़ रहे हैं, जो कि सिटिंग विधायक है, ऐसा भी नहीं कि पूर्व विधायक हो, हालांकि किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार जायज नहीं ठहराया जा सकता है, खास करके अगर वो व्यक्ति दलित वर्ग का है, मेहनती है और भाजपा संगठन से वो बचपन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और उसको आप लोग बेइज्जत कर रहे हैं, उसको कॉलर पकड़ा जा रहा है, हाथापाई हो रही है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और एक बात और बताऊं, यदि निशिकांत दुबे और नारायण दास इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं है, तो ये आप आज लिख लें कि नारायण दास का टिकट कट जाएगा, क्योंकि निशिकांत दुबे जिस तरह की उनकी पकड़ है पार्टी पर, क्योंकि आप देख चुके हैं कि भाई जब वो सारा प्रोजेक्ट एम्स खुलने का था, धनबाद में खुल गया, देवघर में हवाई अड्डा, आज तक धनबाद बोकारो का हवाई अड्डा का उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन वहां पर हवाई अड्डा बन गया और चालू भी हो गया। रेलवे लाइन गोड्डा में जो एक सपना था वहां के लोगों का, वो पूरा हुआ। तो इसके पीछे कारण यह है कि निशिकांत दुबे की पार्टी पर बहुत जबरदस्त पकड़ है और लाइजनिंग उनकी बहुत अच्छी। जो सीनियर लीडर हैं या जो भी मंत्री हैं भाजपा में, या पहले जो भी मंत्री रहे हैं, उन लोगों के साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो अगर उस व्यक्ति के साथ नारायण दास का 36 का आंकड़ा है, तो ये मान के चलिए कि अगले चुनाव में नारायण दास का टिकट कट रहा है। जी। और लगातार जो है समीक्षा बैठक में नारायण दास का टिकट काटने की ही मांग जो है उनके समर्थक कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि निशिकांत दुबे को पार्टी के सांसद प्रत्याशी को नारायण दास ने समर्थन, नारायण दास ने जो है खुले मन से जो है उनके लिए काम नहीं किया, बल्कि जो है उनके विपक्ष में काम किया और उनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा। हालांकि इन आरोपों में कितना दम है वो तो भाजपा जो है उसकी खंडन करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पर जो है नारायण दास एक मजबूत विधायक है और शायद वो दलित समाज से आते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन मैं पूरे जी वो देवघर रिजर्व सीट ही है, देवघर एससी के लिए रिजर्व सीट है, और वहां से नारायण दास लगातार 2 बार से विधायक है। जी जी। और आपने सही कहा था कि विधानसभा में सत्र के दौरान वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रूम अलॉटमेंट की मांग कर रहे थे, जबकि वहां पे जुमा पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज, क्योंकि सत्र में आने जाने में लेट हो जा रही थी विधायकों को, तो मानवता के आधार पर, जो धार्मिक जो है बंधुत्व के आधार पर, भाईचारा के आधार पर स्पीकर ने रूम अलॉट किया था कि आधा घंटा 1 घंटा जो आपको समय लग रहा है यहाँ से विधानसभा से जाने में, उस समय को बचाने का काम करे और यहीं पर नमाज पढ़ ले और आप इस सत्र में भाग ले। लेकिन इसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है और नारायण दास लगातार झाल बजाते हैं और वो सोच रहे थे कि हिंदूवादी चेहरा के रूप में उभरेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अब उनकी जो है विधायकी चली न जाए, ऐसी शंका साफ दिख रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चतरा में जब सुनील सिंह का टिकट बाहरी करके लोग ये कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह के भरी मंच पर, राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता चतरा आए हुए थे और उनके जो है बैठक में लोग हल्ला मचाने लगा। सुनील सिंह का क्या हुआ, पूरा झारखंड जानती है, टिकट काट दिया गया। कहीं नारायण दास का इस बार टिकट ना कटे और हनुमान चालीसा का जो सपना है उनका अधूरा ना रह जाए। जी। इसमें आप मंजर एक बड़े पिक्चर को देखें। अयोध्या से जो उम्मीदवार इस बार समाजवादी पार्टी के जीते हैं, वो दलित समाज से आते हैं, और क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति अयोध्या में जीता, उसके कारण पूरी भाजपा का जो आईटी सेल है, उसने पूरे के पूरे अयोध्या वासियों को गद्दार घोषित कर दिया। और किसी के जीतने पर शायद इतने ज्यादा ये अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन एक दलित ने इनको हराया, वो भी अयोध्या जो फैजाबाद सीट के अंतर्गत आता है वहां से, तो वो पचा नहीं और पूरी की पूरी आईटी सेल लाव लश्कर लेकर के अटैक करती है किस पर, तो अयोध्या के लोगों पर। यहाँ तक ऐलान किया, जैसे पहले कहा जाता था कि भाई मुसलमान से सब्जी मत खरीदो,
मुसलमान से फल मत खरीदो, मुसलमान का होटल है तो वहां खाना मत खाओ, इस तरह का ऐलान किया जाता था आईटी सेल के द्वारा। इस बार मैं पहली बार देखा कि अयोध्या के हिंदुओं से किसी हिंदू को सामान नहीं खरीदना है, ये ऐलान किया गया। और ये एक मानसिकता बताता है कि भाजपा के लिए हिंदू वही है जो भाजपा के साथ है। पहली बात, भाजपा के साथ भी नारायण दास जैसे लोग हिंदू नहीं है। भाजपा के साथ सिर्फ वही है कि हिंदू होने का दम्भ भर सकता है जो कि उच्च वर्गीय है। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि नारायण दास जैसे व्यक्ति को, जो कि ठीक है झाल बजाया उन्होंने जो भी है, पर जहां तक मुझे पता है कि वो बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। आप शायद उनसे मिले होंगे और जानते भी होंगे कि कभी वो उल्टे सीधे काम में ज्यादा रहते नहीं है और उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी भी आज तक जुड़ी नहीं। और उसके बावजूद उनको बेइज्जत किया जाता है, कॉलर पकड़ा जाता है, उनके टिकट काटने की बात की जाती है। तो ये सोचने की बात है कि किस विचारधारा की पार्टी है भाई। क्या दलितों का वहां स्थान है? क्या आदिवासियों का स्थान है? अल्पसंख्यकों का तो वो पहले ही मोदी जी ही बोलते हैं कि भाई घुसपैठिया है। पर जिसको आप हिंदू बोल रहे हैं वो भी अगर जात के आधार पर उसे भी दरकिनार किया जा रहा है, तो ये क्या विचारधारा है, किस तरह की विचारधारा है, ये सोचनीय है। जी, आपने सही कहा है। इनको जो है जिस तरह से दिख रहा है, जनता साफ कह रही है कि अचानक मोदी जी चुनाव हारते हैं, जय जगन्नाथ का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। अब जय श्री राम से रिप्लेस हो गया है जय जगन्नाथ उड़ीसा से, क्योंकि जय जगन्नाथ जिस तरह संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी जी के भक्त है जगन्नाथ भगवान, और फिर जो किरकिरी मची थी पूरे देश भर में, तो ये लोग धार्मिक आधार पर हले जो है इनकी छाप है। अल्पसंख्यकों को तो ये बहुत कम टिकट तो देते ही नहीं है, सांसद बनाने की तो बात दूर है। लेकिन आप आज ही देखेंगे मोदी जी चुनाव में यही संथाल परगना की धरती है दुमका, जहां पर वो कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। आज वही प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू जाते हैं और वहां पर जो है जम्मू के अल्पसंख्यक महिला जो हिजाब से है, और उसमें एक तथाकथित पत्रकार कहती है कि मोदी जी के किस तरह से हर वर्ग को लेकर चलने का जो है वो जो है कुशलता साफ झलक रही है। तो ये देखिए कि जिस मुसलमान पर वो आरोप लगा रहे थे, जिस घुसपैठिया कर रहे थे मुसलमानों को, आज उन्हीं की बेटी और बहन से वहां पर जो है योगा कर रहे हैं जम्मू में। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए स्टंट था, या फिर या इनका विचारधारा ही हिंदू मुसलमान विरोधी है? आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको कि जम्मू नहीं, श्रीनगर में आज उन्होंने योग किया। डल लेक के पास वो एक यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस में। पहले तो आप ये समझ लें कि वो जो महिलाएं हिजाब पहनी थी वो वहां आई कैसे? सरकारी ऑर्डर निकला था। एक एक कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी, यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनको भी आने का फरमान जारी किया गया था और उन सबको ड्रेस भी वहीं पर बदलना था। वो जो हमने देखा कि वो सारे के सारे सफेद कपड़े में थे और हिजाब पहनी हुई थी, उन सबको कपड़ा भी वहीं पर बदलना था। ये कंपलसरी किया हुआ था और ऑर्डर निकाला गया था। और आपको पता है कि ऑर्डर का मतलब है कि या तो जाओ, नहीं तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो एक बात तो ये। दूसरी बात कि मोदी जी के अब ये सब टैक्टिक्स ये सारी फेल हो चुकी है कि कभी पोप के साथ गला मिलना, फिर देश में तो वो बोल रहे थे कि भाई संडे को छुट्टी क्रिश्चियनों का छुट्टी है, हिंदुओं का छुट्टी नहीं है ये। और अभी इटली गया तो वहां पोप से वो गले मिल रहे। जी जी, यही दुमका की धरती से उन्होंने कहा था कि रविवार जो है क्रिश्चियनों की छुट्टी है, और क्रिश्चियन जो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो अपने ऑफिस छुट्टी के लिए चर्च में प्रेयर के लिए जाते थे, इसलिए रविवार को छुट्टी किए। और वो भाषण यहीं से दिए थे। झारखंड में जितनी भाषण आप दिए मुसलमान के विरोध में, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सारे बातों को जो है दुमका की धरती से, गोड्डा की धरती, गोड्डा शायद मोदी जी नहीं गए थे, दुमका गए थे, और दुमका की धरती से देते हैं। और देखिए कि जो इस हिजाब बैन है, कर्नाटक सरकार ने आदेश निकाला था, उन्हीं हिजाब वो सेल्फी लेते हैं। आखिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मोदी जी झुक गए हैं मुसलमानों के सामने, कि जो उनकी छवि खराब हो गई है
जिस तरह से उन्होंने चुनाव में मुसलमानों को निशाना साधा, एकदम सवालिया निशान किए और लगातार पूरा देश जानता है कि शायद देश ने लोकतंत्र बचाया, देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया और ऑपोजिशन को मजबूत किया और ऑपोजिशन को इतनी बड़ी जो है मात्रा में सीट दिया। आज देखेंगे कि हाउस का आधा हिस्सा भर गया है और मोदी जी बैकफुट पर लगातार जो है नेट हो चाहे नीट हो, सारा पेपर लीक का मुद्दा गर्म है। और जिस तरह से है मोदी जी जाके श्रीनगर में डल लेक में यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ जो है योगा करते हैं और कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जो है साथ लेकर चलने का। लेकिन हमें लगता है कि ये जो है सिर्फ दिखने दिखने तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि योजनाओं का जब होता है कायाकल्प में, तो आप देखेंगे कि रामपुर लोकसभा लोग चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया में, मैं देख रहा था। तो रामपुर में लोग कह रहे थे कि 532 अल्पसंख्यकों को आवास दिया गया और 532 अल्पसंख्यकों ने एक भी वोट भाजपा को नहीं दिया। ये कारण बता रहे कि देखिए आवास योजना मिलने के बाद भी, तो क्या आवास सिर्फ अल्पसंख्यकों को स्पेशल दिया गया था? देखिए लोगों का देखिए कितना देखिए और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या स्पेशल अल्पसंख्यकों को दिया गया था? जब योजना बनती है, योजना धरातल में उतारा जाता है तो वर्ग देखा जाता है, ना जाति देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है। उस आधार पर मिला। अल्पसंख्यकों को कोटा था इसलिए मिला आवास योजना। और ये लोग तरह-तरह के यही बात झारखंड के नेता, भाजपा नेता कहते हैं कि मुसलमान जो है हमने हर योजना का लाभ दिया लेकिन मुसलमान ने हमें वोट नहीं दिया। क्यों देंगे भाई जब आप उनको मुसलमान को घुसपैठिया कहेंगे? आप आज देखेंगे, आज एक बड़ी खबर ये है कि गोपीनाथपुर गए हैं। गोपीनाथपुर में शायद बकरीद के त्योहार में, पाकुड़ के गोपीनाथपुर में बकरीद के त्योहार में कुछ शायद आपसी विवाद हुआ है वहाँ के समुदाय, दो समुदायों के बीच। और हमारे जो है राज्य के विपक्ष के नेता अमर बावरी जी गए हैं, वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला हो रहा है, यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज करने का साजिश जिस तरह से कर रही है राज्य सरकार, हिंदुओं का जो है रोना रो रहे हैं हिंदू भाई बहन। तो क्या लग रहा है कि ये राजनीति के काम तक ही सीमित रह जाएगा या फिर जो है झारखंड के जो है संथाल परगना के हिंदुओं से न्याय होगा? देखिए ये तो बहुत साफ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या आगामी विधानसभा चुनाव हो, पोलराइजेशन के अलावा भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा है नहीं चुनाव में। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के भाषण जिस तरह का होना चाहिए उस स्तर की तो बात छोड़ दे, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस खोल लेगा, मुजरा तक पहुंच गया उनके भाषण का स्तर। तो ये बहुत साफ है कि भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है या जो भी चुनाव आने वाले लड़ेगी, वो बिना पोलराइजेशन के उसके सामने और कोई चारा नहीं। जिस तरह से उस पार्टी का इमेज बन गया है, जिस तरह से कट्टरता उसके कार्यकर्ताओं में है कि अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो देश के गद्दार हैं, ये घोषित कर दिया। तो मुस्लिम की तो बात ही छोड़ दे, मुस्लिमों को तो ये घुसपैठिया डिक्लेयर्ड है। जब वो हिंदुओं को नहीं छोड़ते हैं वोट देने पर, उनको इस देश का गद्दार घोषित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई ये लोग को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही। तो ये और जो अमर बावरी जो कर रहे हैं वो एक दलित चेहरा है भाजपा के झारखंड में, और उनको जानबूझ करके आगे इस तरह के मुद्दे में किया जाता है कि दलित लोग भी जो छिटक गए हैं पूरे देश में, आज संविधान बचाने के नाम पर भाजपा के खिलाफ हुए, वो उनका कुछ जुड़ाव बढ़े। क्योंकि जो भी इनका कास्ट इक्वेशन वगैरह था किसी भी राज्य में या पूरे देश में किसी भी चुनाव में, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हुआ है और वो पूरी तरह से तार तार हो गया। जो इनका इक्वेशन वगैरह चलता था कि भाई दलित को इतना ले लो या पिछड़ों का वोट एक मुश्त मिल जाएगा और जो कट्टर हिंदू है वो तो वोट देगा ही, ये सब मिला जुला के हम लोग चुनाव जीत लेंगे, तो वो जो इनकी धारणा थी वो बुरी तरह से फेल हुई। और ये जो पाकुड़ वाला जो आप घटना बता रहे हैं, घटना नहीं दुर्घटना कहें, वो वहां जाकर के विपक्ष के नेता का कैंप करना और इस तरह के वक्तव्य देना साफ साफ बताता है कि ये लोग पोलराइजेशन चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो। अभी बोकारो में आपने देखा कि बोकारो में भी दंगा, यहाँ के विधायक बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मैं
धरना दूंगा। तो ये इनकी अब राज्यव्यापी जो साजिश है वो चालू हो गई। समय कम है, हरियाणा और महाराष्ट्र में पहले ही स्थिति खराब है और वहां हारने के बाद उसका सीधा सीधा असर झारखंड पर पड़ेगा। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने आज ही अखबारों के माध्यम से देखा था कि बिरिंची नारायण आरोप लगाते हैं पुलिस पर कि आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं और इस मामले पर अगर एक पक्षीय कार्रवाई होगी तो जो है हम इस पर आंदोलन या फिर धरना देंगे, जो है जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही हमने खबर पढ़ा। और इस मुद्दे पर मैं ये आज देखा कि राज्य के बड़े-बड़े बड़े-बड़े नेता स्थानीयता के मुद्दे पर जो मुखर होके जयराम महतो हो, चाहे रिजवान क्रांतिकारी हो, चाहे तीर्थनाथ आकाश हो जो आपके मीडिया से भी हैं अभी लोकता लोकतंत्र के एडिटर हैं। और जो है बोकारो के स्थानीय जो है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, अभी एक हो गए हैं। और बाहरी एक तरफ हो गए। तो कहीं न कहीं ये साफ झलक रहा है अब कहीं न कहीं जो है बिरेंची नारायण को जिस तरह से पिंडराजोरा क्षेत्र में जो चास के अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरह उनको पिछली बार मत मिला था कि इस बार इनको तो ये मत नहीं मिलेगा क्योंकि ये बाहरी का इनका टैग मिल चुका है। और जिस तरह से पिछली बार सिर्फ़ हिंदू और राष्ट्रीयता मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी के बिरेंची नारायण को वोट मिला था, इस बार तो हमें नहीं लगता है कि लोकल जो है अन्य समुदाय वे वोट करेगी। तो कहीं न कहीं बिरिंची नारायण क्या बाहरी वोटों के बल पर चुनाव जीत पाएँगे? अनम्यूट कर लीजिए। ये कल जब हम लोगों की बातचीत हुई थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये बहुत हद तक निर्भर करेगा इंडिया गठबंधन किस तरह का कैंडिडेट उतारता है। अगर ढंग का कैंडिडेट उतारा तो बिरंची नारायण का हारना निश्चित है और ये चीज वो सेंस कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों में असंतोष है, जिस तरह से बोकारो उनका आप देखें मुद्दा क्या क्या था। बोकारो का हवाई अड्डा वो शुरू हुआ नहीं है, वो हर साल मार्च में शुरू होने की बात होता है कि इस साल मार्च में हो जाएगा, इस साल मार्च में हो जाएगा, इस बार मार्च में हो जाएगा, पर वो मार्च अभी तक आया नहीं। ठीक उसी तरह से और जो उनका मुद्दा रहा है क्षेत्र के विकास का या यहाँ के विस्थापितों के समस्याओं का समाधान का, उसमें से किसी में भी इन्हें सफलता मिली नहीं है। एक तो बोकारो स्टील का जो सेक्टर क्षेत्र है वहाँ विधायक के लिए कुछ काम है नहीं। वो जो करता है बोकारो स्टील प्लांट अपने CSR के अंतर्गत अपने आधार पर करता है, उसकी कॉलोनी है वो अपना मेंटेन करता है, या जो भी करना होता है वो खुद करता है। कॉलोनी के बाहर जब जाते हैं, जो आप कि सही में यहाँ के मूल निवासी रहते हैं, विस्थापित रहते हैं, उस क्षेत्र में इनका जो काम है वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात की विस्थापितों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। दो चार मुद्दे, एक तो भाजपा के खिलाफ आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि पूरे देश में बेरोजगारी है, तो ऐसा थोड़ा है कि झारखंड में बेरोजगारी के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है और पूरे देश में जो बेरोजगारी है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सच्चाई तो यह है कि पूरे देश में जो बेरोजगारी है वो मैन्युफैक्चरिंग डाउन पे चला गया है, रेलवे में बहाली नहीं है, रेलवे की स्थिति खराब कर दी गई है। इस सब के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है और जो भी प्रबुद्ध युवा है वो ये चीज समझता है। जो युवा बेरोजगार है वो देख रहा है कि कहाँ बहाली निकल रहा है। झारखंड में तो फिर भी कुछ कुछ ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन क्या रेलवे में कोई बहाली निकल रहा है? सेना में अग्निवीर का आप देख ही चुके हैं। सेना में हम लोग के आप जहाँ रहते हैं चंदन क्यारी क्षेत्र के भी कुछ नौजवान हर साल जाते थे सेना में। अब आप देख लें कि पिछले 1 आध साल से कोई न्यूज वैसा है नहीं कि चंदन क्यारी का कोई नौजवान सेना में गया। तो ये जो हालत है, ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं। और जब मोदी जी बरगला नहीं पाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो बिरंची नारायण और अमर बावरी पाकुड़ जाके कितना क्या तीर मारेंगे ये देखने वाली बात है। जी डिबेट के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं सर। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या बाबूलाल मरांडी के दम पर जो है भाजपा यहाँ पर सरकार बना लेगी? क्योंकि लगातार भाजपा जो है यहाँ के दुष्कर्म का मुद्दा, जिस तरह से संथाल परगना में कई 2 लड़की का शायद रेप हुआ और वो अखबार का जो है कतरन ट्वीट करके आरोप लगाते हैं कि महिला का सुरक्षा एकदम स्तर गिर गई है और वो जो है वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है।
क्या आपको लगता है कि बाबूलाल मरांडी अगर बीजेपी सरकार बनती है, तो क्या बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे? आखिरी सवाल है मेरा ये। हाँ, आपने 3-4 सवाल को स्किप करके आखिरी सवाल पूछ दिया। पहला तो ये है कि क्या बाबूलाल मरांडी अपना चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? क्या दूसरी बात कि क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी या नहीं? तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि क्या भाजपा की सरकार बनने वाली स्थिति पैदा होगी या नहीं? इन सब बातों के बाद आता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, पहले नंबर इनको चाहिए, 42 विधायक चाहिए होंगे यहाँ सरकार बनाने के लिए, और उस 42 में अगर बाबूलाल अपना चुनाव हार जाते हैं तो वो किस मुंह से मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे, और भाजपा उनको किस ताकत से मुख्यमंत्री बनाएगी? तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी आपने इतना भविष्य, इतना आगे का सवाल पूछ दिया कि मुझे तो पहला ही सवाल में जवाब ना नजर आता है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखे होंगे कि राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, वहाँ वर्तमान सिटिंग जो है मुख्यमंत्री का जो है चेंज कर दिया गया फेस, और वहाँ पर उन्हीं के हाथों में, जैसे कि आप राजस्थान में देखेंगे वसुंधरा राजे नाराज थी और उन्हीं के हाथों से पर्ची निकालती है और उस पर भजनलाल शर्मा के नाम हो जाते हैं। तो क्या इस झारखंड के चुनाव में भी ऐसे ही बाबूलाल मरांडी का यूज किया जाएगा कि बाबूलाल मरांडी पर्ची निकालेंगे और दूसरा कोई जो है मुख्यमंत्री का यहाँ शपथ लेगा भाजपा के अगर सरकार बनती है? जी। नहीं, राजस्थान और झारखंड की स्थिति अलग अलग है। आप ये देखें कि पहले तो बाबूलाल मरांडी उतने मुखर नेता नहीं है जितनी की मुखर नेता वसुंधरा राजे हुआ करती थी। वसुंधरा राजे में ये ताकत है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से टक्कर लेती थी, और इसलिए वो मोदी और अमित शाह के आंखों को खटकती थी। तो बाबूलाल मरांडी तो उनकी गोद में खेलने वाले हैं, तो इनसे पर्ची क्यों निकलवाएगा? वो तो इनको पार्टी में लाया ही गया था कि भाई चलो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी जी हुजूरी भी करे, हमारी आइडियोलॉजी पे भी चले और हमारे सामने कभी सर उठाने की हिम्मत ना करे। क्या लगता है आपको कि बाबूलाल मरांडी के कहने पर कोई भी टिकट दिया गया होगा पूरे झारखंड में? लोकसभा में सीता सोरेन को लाया गया, वो केंद्रीय स्तर पे बात। हाँ बोलिए। जी, एक जो है खबर चल रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि राजभवन, छत्तीसगढ़ राजभवन से टिकट बटा गया है, और ये जो है भाजपा के ही नेता आरोप लगा रहे थे कि जो है छत्तीसगढ़ से है इस टिकट का बंटवारा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमें नहीं लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी के जो है इशारे पर टिकट बटी है। ये भाजपा आलाकमान जो है अपने पुराने महाअनुभवी से राय लेती है और फिर टिकट बाँटती है। जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये उतने मुखर नेता नहीं है कि इनसे भाजपा नेतृत्व को कोई खतरा हो, तो पर्ची इनसे निकलवाने की जरूरत नहीं है। वो इनको बनाएगी क्योंकि ये रबड़ स्टैंप जैसा काम करेंगे। अगर आज मैं बता दे रहा हूँ मंजर जी, ये रिकॉर्डिंग रहेगी हम लोगों की, ये तो हमेशा यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा। ये बता दूं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है और वो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री ना बनाना चाहे तो एक बार फिर से किसी बाहरी पर दांव खेलेगी, और वो बाहरी है निशिकांत दुबे। इस बार वो बाहरी है निशिकांत दुबे। हालांकि और आप देख ले कि ये चौथी बार वो बने हैं मंत्री, माफ कीजिए सांसद, वो चौथी बार बने, और उसके बावजूद उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। झारखंड में संजय सेठ को बनाया गया, अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया, जबकि संसद में सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लेने वाले निशिकांत दुबे, और उनको नहीं बनाया गया। ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद नहीं बनाया गया। तो हो सकता है कि ये दूर की कौड़ी है। आज अभी हम लोग तो 6 महीना पहले बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों से, लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाया गया और किसी बाहरी पर दांव खेलने की बात हुई तो निशिकांत दुबे के ऊपर वो दांव खेलेगी भाजपा। जी, अनम्यूट कर लो। आज की हम डिबेट यहीं पर समाप्त करते हैं, और साझा भारत के सभी दर्शकों को जो है धन्यवाद, आभार कि हमारे वीडियो पर लगातार वो जुड़े रहे और लगातार जो है अपना जो है बात रखे हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमें अपने मुद्दे पर जो है बात करें और हमें बताएं कि आपका जो है पसंदीदा मुद्दा क्या है, हम उन पर भी चर्चा
शायद मंजर का सिग्नल लॉस हो गया है, तो जी, यहाँ पे जी नेटवर्क बोलिए। जी, हाँ, तो नेटवर्क इश्यू। उसका उसका भी कारण है ना, आपके विधायक है माननीय अमर बावरी तो जी। वहाँ सिग्नल तो दिख रहेगा ही। जी, जी, वो हमारे स्थानीय विधायक है और हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य में विपक्ष के नेता है। ये हमें जी, अच्छा है, ये हमारे चंदन क्यारी की पहचान है। तो जी। आज हम यहाँ पर डिबेट की समाप्त करते हैं और सभी दर्शकों को जोहार, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, जय भीम।